गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम अमल व सार की जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमल व सार की जो अवधारणाएं हैं वो तीन प्रकार की हैं। उनमें से जो पहली प्रकार की अवधारणा है वो है आर्रेनियस की अवधारणा। नंबर 2 पे आती है ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा और नंबर 3 पे आती है लुईस की अवधारणा। तो इन तीनों अवधारणाओं का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए कौन कौन सी अवधारणाएं हैं अमल व सार की अवधारणाएं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो आर्रेनियस की अवधारणा। दूसरे नंबर पे आती है ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा। और नंबर 3 पे अगर बात करें तो वो है लुईस की अवधारणा। तो देखिए अमल और जो सार की अवधारणाएं हैं वो तीन प्रकार की हैं। उनमें से जो पहली प्रकार की अवधारणा है वो है आर्रेनियस की अवधारणा। नंबर 2 पे आ रही है ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा और नंबर 3 पे है लुईस की अवधारणा। जो आर्रेनियस की अवधारणा का अर्थ है यानी इस अवधारणा का अर्थ है ये जो ये अवधारणा है वो किस पर आधारित है? हाइड्रोजन आयन व OH आयन पर। हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन और व इस पे हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन पर ये आधारित है। जबकि ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा किस पर आधारित है? यह या ये किससे संबंधित है? ये कह सकते हैं कि ब्रोस्टेड-लोरी की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? तो यह जो अवधारणा है वह है प्रोटॉन पर आधारित है यानी प्रोटॉन दाता या फिर प्रोटॉन ग्राही। जबकि लुईस की जो अवधारणा है वह है इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। किसके आधार पर है? इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। तो यहाँ पे यदि बात करें देखो दूसरे नंबर की जो अवधारणा है ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा। इस ब्रोस्टेड-लोरी की अवधारणा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इसे क्या कहा जाता है? प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता ग्रही अवधारणा भी इसे कहा जाता है। प्रोटॉन दाता क्योंकि यह अवधारणा किससे संबंधित है? प्रोटॉन से। तो इस अवधारणा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्रोटॉन दाता ग्रही अवधारणा। जबकि जो तीसरे नंबर की अवधारणा है इसका क्या नाम है? अन्य इसका नाम है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता ग्रही अवधारणा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि जो ब्रोस्टेड-लोरी की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? प्रोटॉन से। जबकि लुईस की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन युग्म से। तो इन अवधारणाओं को अब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे जिसमें हम सर्वप्रथम किसके बारे में बात करेंगे? आर्रेनियस की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए तो हम सर्वप्रथम किसके बारे में बात करेंगे? आर्रेनियस की अवधारणा के बारे में। तो नंबर 1 पे कौन सी अवधारणा है? आर्रेनियस की अवधारणा।
जो आरएनएस की अवधारणा है वह सर्वप्रथम दी गई थी, यानी आरएनएस ने सर्वप्रथम अमल व सार की क्या दी, अवधारणा दी। और यह अवधारणा कब दी गई, 1887 में, यानी सर्वप्रथम आरएनएस ने 1887 में इसके लिए अमल व सार के लिए ये क्या दी, अवधारणा। तो सर्वप्रथम आरएनएस ने 1887 में, कब 1887 में अमल व सार के लिए क्या दी, अवधारणा दी, जिसके अनुसार अमल की परिभाषा क्या होगी व सार की परिभाषा क्या होगी। तो हम सर्वप्रथम अमल के बारे में बात करेंगे कि आरएनएस के अनुसार अमल की परिभाषा क्या होगी। तो आरएनएस ने कहा अमल के लिए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमल कहलाते हैं। तो क्या बोली इन्होंने परिभाषा इसके लिए, अमल के लिए, यानी वे पदार्थ जो इसमें जलीय विलयन में क्या होंगे, अपघटित होकर क्या दे, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अमल कहलाते हैं। यह परिभाषा किसके अनुसार हुई, आरएनएस के अनुसार। अब आरएनएस को इसने एक उदाहरण के द्वारा समझाया, जैसे कि HA एक क्या है, पदार्थ है, इसे हम किसमें डालेंगे, जलीय विलयन में। और जब इसे जलीय विलयन में डालते हैं तो यदि यह हाइड्रोजन आयन देता है, यदि यह क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये क्या होगा, अमल होगा। H+A-, तो यहां पे ये क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन आयन। जब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या होगा, अमल होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार अमल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि जब इसे हम किसमें डालेंगे, जल में, और जल में डालने पर ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। जब हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं तो ये क्या होगा, अमल होगा। परिभाषा के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयनित या अपघटित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अमल कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप परिभाषा के अनुसार भी इसको समझ सकते हैं। अब हम इसमें उदाहरणों की बात करेंगे। तो देखिए कि उदाहरण कौन कौन से इसके लिए। उदाहरण HCl, इसमें डालेंगे जल में। जब इसको जल में डालेंगे या जलीय विलयन में डालेंगे तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, और साथ में क्या देगा, Cl आयन, यानी क्लोराइड आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इस कारण ये क्या कहलाएगा, अम्ल। और अम्ल कौन सा है, हाइड्रो
अम्ल। दूसरे उदाहरण की बात करें तो H2SO4, इसमें डालेंगे जलीय विलयन में, क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। क्यों दे रहा है हाइड्रोजन आयन? क्योंकि ये क्या है? अम्ल है। प्लस SO4 माइनस का 2। तीसरा उदाहरण देखिए HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, इसमें डालेंगे जल में, वही क्या देगा? हाइड्रोजन आयन, और प्लस में NO3 माइनस का। इसके अलावा अन्य उदाहरण देखिए CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, किसमें डालेंगे आप? इसको भी जल में। जब जल में डालेंगे तो ये भी क्या देगा? H प्लस यानी CH3COO माइनस प्लस का क्या देगा? H आयन। तो ये सभी क्या है? अम्ल की श्रेणी में आएंगे। अब अम्ल की श्रेणी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यह सभी जल में आयनित होकर या जल में घुलकर या जल में अपघटित होकर क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। और हाइड्रोजन आयन देने वाले जो पदार्थ है वो आरएनएस के अनुसार क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें किसके बारे में? इस हाइड्रोजन आयन के बारे में, कि ये जो हाइड्रोजन आयन है इसका एक तो आकार क्या होता है? छोटा, और दूसरा इसमें क्या है? इसका जो आवेश है इस पर वो क्या है? प्रभावी है। इन दो कारणों की वजह से जो हाइड्रोजन आयन है वो जल के अणु में जो उपस्थित क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर पाए जाते हैं, जिसके साथ ये हाइड्रोजन आयन क्या होगा? संयुक्त होगा या जुड़कर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो देखिए जो अगली बात है इसमें वो क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन है, इस हाइड्रोजन आयन पर एक तो इसका आकार क्या है? छोटा, एक तो इसका आकार क्या है? छोटा, और इसका दूसरा कारण क्या है? जो आवेश है वो इस पर क्या है? प्रभावी है। इन दो कारणों की वजह से, आकार छोटा और आवेश प्रभावी होने के कारण, यह इसके साथ जल के अणु के साथ, इसके साथ जल के अणु यानी H2 अणु के साथ क्या करता है? जुड़ता है या क्रिया करता है। अब यहाँ पे ये क्रिया भी किसके साथ करेगा? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या पाए जा रहे हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसके साथ यह क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो देखिए इसकी जो क्रिया होगी वो क्या होगी? जैसे H प्लस, आगे क्या है? जल का अणु H2O, ऑक्सीजन पे क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब इनके साथ क्रिया होगी तो क्या होगा? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो केवल कितना बचेगा? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और अब इस एक की जगह क्या जाएगा? प्लस H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन। तो ये, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं H3O प्लस, ये क्या कहलाता है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो क्या हुआ? किस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हुआ? इसका निर्माण हुआ कि जो H या हाइड्रोजन जो आयन है, कौन सा आयन है? जो हाइड्रोजन आयन है, इसका जो आकार क्या होता है? छोटा, और दूसरा कारण क्या है? इस पर जो आवेश है वो क्या है? प्रभावी।
इन दो कारणों के कारण जो हाइड्रोजन आयन है वह जल के अणु में उपस्थित जो क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसके साथ संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। और इससे पहले हमने किसकी बात की, आरएनएस के अनुसार अम्ल की जो परिभाषा है उसकी बात की कि क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन आयन। उदाहरणों के द्वारा इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, सार के बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे सार। इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी, किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या दे, हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH आयन दे, वो क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। तो क्या परिभाषा हुई, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या दे, OH आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। यानी दोनों में क्या अंतर है, वो जो अम्ल थे वो क्या दे रहे थे, H+ आयन, जबकि सार क्या दे रहे हैं, OH आयन दे रहे हैं। यानी अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि सार क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे कि बात करें हम BOH, एक क्या है, पदार्थ है जो या जिसे क्या किया जाता है, जलीय विलयन में ढाला जाता है या जल में ढाला जाता है। किसे ढाला जा रहा है, BOH को। अब इसे जल में ढालने पर यदि यह हमें क्या दे, OH आयन दे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सार। तो क्या बनेगा, B+ का OH- का, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है या मिल रहा है किसमें, जलीय विलयन में, तो ये है क्या कहलाएगा, सार कहलाएगा। अब देखिए इसको उदाहरणों के द्वारा। नंबर 1 NaOH किसमें डालेंगे, जल में। NaOH को किसमें डालेंगे, जल में। और यह जल में डालने पर क्या देगा, OH आयन देगा, तो ये क्या होगा, सार। और सार कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na+ का OH- का, तो यहाँ पे ये क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होने का मतलब है कि जो यहाँ पे हमने लिया है वो क्या है, सार है। दूसरा उदाहरण आप इसमें देखिए, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी आपने किसमें डाला, जल में। जैसे ही इसको जल में डाला तो क्या मिलेगा, K+ का और OH- का, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, सार। अन्य उदाहरण देखिए आप इसमें, MgOH का होल्ड, इसको भी आपने किसमें डाला, जल में।
क्या बना Mg प्लस का 2 और हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं इस बार 2, तो यहाँ पे कितने प्राप्त होंगे 2 हाइड्रोक्सिल आयन हमें प्राप्त होंगे। इसके अलावा NH4OH किसमें डाला जलीय विलयन में, तो यहाँ पे NH4 प्लस का और साथ में क्या बनेगा OH माइनस, तो इन सभी में क्या प्राप्त हो रहा है हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हो रहा है। जब यहाँ पे हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हो रहा है तो हम इनको किस श्रेणी में लेंगे सार की श्रेणी में लेंगे। किसके अनुसार लेंगे आरएनएस के अनुसार। अब हम आगे इसमें बात करेंगे कि जब अम्ल व सार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं जब अम्ल और सार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। हमने अभी बात की किसकी कि अम्ल व सार जब दोनों परस्पर क्या करेंगे क्रिया, तो क्रिया के दौरान क्या बनेगा एक तो लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा जल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यदि ये बनने वाला जो लवण है वो क्या होगा उदासीन है, क्या होगा उदासीन, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अम्ल व सार के बीच होने वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अब जो हमारे पास ये अभिक्रिया है हम इसको किस रूप में बता सकते हैं, जैसे कि अम्ल की जगह हमने अभी क्या लिया था Ha और सार की जगह हमने क्या लिया था BOH। जब देखिए इनके बीच क्या होगी क्रिया तो क्या बनेगा एक तो जल बनेगा साथ में क्या बनेगा लवण, तो लवण कौन सा बना Ba प्लस H2O, तो ये क्या है लवण और ये लवण कैसा होगा यदि उदासीन है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी कारण हम अम्ल व सार के बीच होने वाली अभिक्रिया को किसका नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का नाम देते हैं। और यदि हम इस अभिक्रिया को क्या बोले कि अम्लों से क्या आए H प्लस आए और सार से क्या आए OH आए, देखो अम्लों से क्या आ रहा है H प्लस आए और सार से क्या आएगा OH आए। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे H प्लस आयन और OH माइनस आयन तो किसका निर्माण होगा जल, और यहाँ पे जल किसके अनुसार आरएनएस के अनुसार क्या होगा उदासीनीकरण या उदासीन होगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी ये वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कौन सी होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया कि H प्लस आयन कहां से आ रहा है अम्लों से और OH आयन जो है वो कहां से आ रहा है सार से। जब इन दोनों के बीच क्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा जल का, और यह जो होने वाली अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। और यह बात किसके अनुसार है आरएनएस के अनुसार है। अब इसके बाद जो आरएनएस की अवधारणा है इस अवधारणा की क्या पढ़ेंगे हम कमी। इस अवधारणा की कमी क्या थी, तो पहली कमी क्या थी कि यह जो अवधारणा है वह अम्ल व सार के जो व्यवहार को केवल किसमें समझा सकता है जलीय विलयन में ही समझा सकता है। तो जो यह अवधारणा है
यह अवधारणा किसके अमल व सार के, यह अवधारणा अमल व सार के प्रभाव को या व्यवहार को केवल किसमें, जलीय विलयन में ही समझा सकती है या समझा सकता है। जो ये सिद्धांत है वह अमल व सार के जो व्यवहार है उसको केवल जलीय विलयन में ही स्पष्ट या व्याख्या कर सकता है। यदि जलीय विलयन नहीं होगा, जलीय विलयन नहीं होगा या हम किसी भी, जैसे कि अमल है और उस अमल को हम जल में नहीं डालेंगे, तो जल में नहीं डालेंगे तो वह अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा, और यह किसके अनुसार, आर्यनियस के अनुसार। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो कमी है वो क्या है कि यह जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है, वह अमल व सार के व्यवहार को केवल जलीय विलयन में स्पष्ट करती है। दूसरा का जो या इसकी जो कमी है वो क्या है कि यह सिद्धांत केवल उन अम्लीय या उन सारों के व्यवहार को समझा सकती है जिनमें H+ आयन या OH आयन पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि अम्ल, तो अम्ल में क्या पाया जाता है, H+ आयन, और सार की बात करें तो उसमें क्या पाया जा रहा है, OH आयन। अब ये जिनमें होगा उनके व्यवहार को तो ये स्पष्ट कर देगा, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे सार भी होते हैं जिनमें H+ आयन या OH आयन नहीं पाया जाता है। जैसे कि कोई अम्ल हमारे पास है, उस अम्ल में क्या नहीं है, H+ का आयन नहीं है, तो उसके व्यवहार को यह सिद्धांत या यह अवधारणा नहीं स्पष्ट कर सकती है। और यदि कोई सार ऐसा है जिसमें क्या नहीं है, OH आयन नहीं है, तो उसके व्यवहार को भी ये स्पष्ट नहीं कर सकती है। जैसे कि हम बात करें NH3 है, BF3 है, यदि हम इनके व्यवहार की व्याख्या करें यहाँ पे, तो इनकी व्याख्या हम किसके अनुसार नहीं कर सकते, आर्यनियस के अनुसार नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, दूसरे जो इसकी कमी है उसमें क्या बोल सकते हैं कि यह सिद्धांत केवल उन अम्लीय या सारे व्यवहारों को या स्पष्ट कर सकता है जिनमें H+ आयन या OH आयन पाया जाता है। अर्थात जिनमें H+ आयन या OH आयन नहीं पाया जाता है उनके व्यवहार को या उनकी प्रभाव को ये स्पष्ट नहीं कर सकता है।